नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान CHO स्पेशल क्लासेज, जिसमें हम राजस्थान CHO सिलेबस का कोडिंग सारे MCQ हल करवाएंगे और जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हम इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का सेशन होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे MCQ जिनसे सीधा क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बात करते हैं फर्स्ट गोल्डन पॉइंट्स की। फर्स्ट गोल्डन पॉइंट्स है ए क्लाइंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शोइंग ST elevation इन लीड V2, V3 एंड V4 सजेस्ट एन एंटीरियर वाल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। एंटीरियर वाल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन सजेस्ट करता है जब ECG की लीड V2, V3 और V4 में अगर ST elevation बता रहा है तो ये एंटीरियर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को सजेस्ट करता है। नॉर्मली ECG में लीड्स 12 लीड्स ECG होती है, सबको पता है 12 लीड्स ECG होती है, जिसमें से 4 तो लिम्स लीड होती है और 6 चेस्ट लीड्स होती है, V2, V6 और 4 लिम लीड्स होती है, और 2 वो डायगोनल देखते हैं जिनको हम लीड्स नहीं होती है, वो ECG अपना आप ही काउंट करती है डायगोनली, जिसकी वजह से हम उसको 12 लिम लीड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्लड फॉर द एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये कोरोनरी आर्टरी का टाइप है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज द प्राइमरी, ये प्राइमरी किसको सप्लाई ब्लड सप्लाई करती है? ये एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट सप्लाइड बाय विच आर्टरी, तो इसमें आपको आंसर में लिखना है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई द लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट। ये क्वेश्चन आ रखा क्वेश्चन है कि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कौन सी हार्ट की कौन सी वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो करती है लेटरल वॉल ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, लेटरल हार्ट की लेटरल वॉल को ब्लड सप्लाई करती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनल मेमोरी आर्टरी सप्लाई द ब्रेस्ट। इंटरनल मेमोरी आर्टरी वो ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट से द कोरोनरी आर्टरी में रिसीव ए माइन्यूट पोर्शन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोल। हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि सिस्टोल, जब हार्ट सिस्टोल होता है तो सबसे ज़्यादा हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलती होगी, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा उल्टा है। सिस्टोल के दौरान जब हार्ट सिस्टोल होता है तो उसमें बहुत कम मात्रा में कोरोनरी आर्टरी को ब्लड रिसीव होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड रिसीव डायस्टोलिक फेज में होता है। हार्ट की डायस्टोलिक फेज होती है जब कोरोनरी आर्टरी को सबसे ज़्यादा ब्लड रिसीव होता है। ठीक है, समझ गए। हार्ट में उल्टा सिस्टम होता है, बाकी जो शरीर के ऑर्गन है उसमें सिस्टोलिक, जब हार्ट सिस्टोल करता है तब ज़्यादा ब्लड सप्लाई रिसीव होती है बजाय डायस्टोलिक के, लेकिन हार्ट में उल्टा है। हार्ट में डायस्टोलिक में ज़्यादा ब्लड सप्लाई रिसीव होती है और सिस्टोलिक में कम होती है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग पैटर्न्स आर इरेलीवेंट टू ब्लड फ्लो। अगर ब्रीथिंग पैटर्न अगर फास्ट हो रहा है, धीमे हो रहा है, उससे ब्लड सप्लाई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ब्लड सप्लाई जैसी नॉर्मल रहती है वैसी रहेगी। अगर श्वास तेज है तो ऐसा नहीं कि ब्लड सप्लाई भी तेज हो जाएगी, अगर श्वास धीमी है तो ऐसा नहीं कि ब्लड सप्लाई भी धीमी हो जाएगी। ब्लड सप्लाई के और श्वास के पैटर्न में कोई भी रेलिवेंट मतलब सापेक्षता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरोनरी आर्टरी डिजीज अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ ऑल डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट। कोरोनरी आर्टरी डिजीज 30% डेथ का कारण है यूनाइटेड स्टेट में। US में अगर 100 व्यक्तियों की मौत होती है जिनमें से 30 व्यक्तियों की मौत का कारण रहता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लेक फॉर्मेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लेक फॉर्मेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जो आर्टरी की जो वॉल है वो थिकनिंग हार्डनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई आगे जाती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, प्लेक फॉर्मेशन होता है कि जैसे ये आर्टरी है, ये आर्टरी की वॉल में तो प्लेक फॉर्मेशन हो जाए फैट का, ठीक है, जिसकी वजह से आर्टरी को आगे ब्लड सप्लाई कम हो जाए
उसको वो कहते हैं प्लेक फॉर्मेशन, या एथेरोस्क्लेरोसिस में भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है, ए मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज कॉमनली एज ए रिजल्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है हमें। नेक्स्ट, इन एथेरोस्क्लेरोसिस hardened blood vessels can't dilate properly, therefore they constrict blood flow and block oxygen transport. As a result of oxygen can't reach the heart and muscles, result in angina. एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो हार्डन हो जाती है, जिसकी वजह से वो डायलेट प्रॉपरली नहीं होती है, और कॉन्स्ट्रिक्शन ब्लड फ्लो की वजह से जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो सही से नहीं होता है, और ऑक्सीजन हार्ट की मसल तक सही से नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें एंजाइना होता है। एंजाइना मीन्स पेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज मेलाइटस इज ए रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज दैट कैन बी कंट्रोल विद अ डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस। डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में शुगर बोलते हैं, शुगर एक रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर मीन्स उसकी शुगर की वजह से हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। और डायबिटीज़ मेलाइटस को हम कंट्रोल कर सकते हैं डाइट से, एक्सरसाइज से और मेडिकेशन से। अगर हम प्रॉपरली मेडिकेशन लें, एक्सरसाइज करें और डाइट पे अपना ध्यान रखें तो हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर एक रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को। अगर हमने शुगर कंट्रोल कर ली तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को कंट्रोल कर ली। ये एक दूसरे से लिंक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अबव 240 mg/dl are considered excessive and are a risk factor for developing coronary artery diseases. कोलेस्ट्रॉल का लेवल 240 mg/dl से अगर ऊपर है तो हम उसको कंसिडर करेंगे एक्सेसिव एंड आर रिस्क फैक्टर है डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज। कोरोनरी आर्टरी होने के चांसेस रहते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 240 mg/dl से ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिलो 240 mg/dl आर कंसिडर्ड बिलो द नेशनली एक्सेप्टेड लेवल एंड कैरी ए लेजर रिस्क फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल 240 mg/dl से नीचे है किसी पेशेंट का या व्यक्ति का तो वो लेजर रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज में आता है, जिसकी रिस्क नहीं है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, ये ऐसा कम चांसेस है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिपिड पैनल टेस्ट द अमाउंट ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। लिपिड पैनल टेस्ट में हम नेक्स्ट बात करते हैं, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एक्यूट एंजाइना। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एनटीजी हम देते हैं एक्यूट एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट आती है जो हम सबलिंगुअल देते हैं। सबलिंगुअल मीन्स जीभ के नीचे रखते हैं उसको। ठीक है। और ये किसको ट्रीट करने के लिए देते हैं, एक्यूट एंजाइना को ट्रीट करने के लिए हम सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एडमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकल्जन्स ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी कुड प्रोड्यूस एन इंफ्रैक्शन इन दैट एरिया। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में अकल्जन यानी मतलब कुछ फंस जाए या उसके ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो, जिसकी वजह से इन्फ्रैक्शन हो सकता है जो जिस एरिया को वो सप्लाई करती है उसको। ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज चेस्ट पेन रिजल्टिंग फ्रॉम डिप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या है, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन सही से हार्ट की मसल्स तक नहीं पहुंचने की वजह से चेस्ट पेन होता है। ठीक है। और ये मायोकार्डियल का मोस्ट कॉमन सिम्टम है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का। ठीक है। द करेक्ट लैंडमार्क फॉर ऑब्टेनिंग एन एपिकल पल्स इज द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। जो हम एपिकल पल्स मीन्स सीधे हार्ट पे हम अगर स्टेथोस्कोप या हमारे पल्स जो उंगली रखें सीधे हार्ट की बीट पर हम अगर सुने, हार्ट की बीटिंग, उसको बोलते हैं हम एपिकल पल्स। एपिकल पल्स हमें कहाँ सुनाई देती है, हमें एपिकल पल्स सुनाई देती है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में। जैसे कि ये स्टर्नम है। ठीक है। ये ऐसे ये रिब्स है, ये रिब्स है। इसमें 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में हमें वो एपिकल पल्स सुनाई देती है। यहाँ में सबसे ज़्यादा फील यही होती है एपिकल पल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट लैंडमार्क फॉर ऑब्टेनिंग एन एपिकल पल्स इज द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस
इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन मीन्स ये क्लेविकल्स बोन होती है, इसके ऊपर ऐसे क्लेविकल बोन होती है, इस क्लेविकल बोन्स का आधा, ठीक है, ये क्लेविकल बोन यहाँ से स्कैपुला, यहाँ से शोल्डर, ये यहाँ से फीमर से ह्यूमरस से कनेक्ट रहती है, ठीक है, ये यहाँ पे स्टर्नम से आगे कनेक्ट रहती है। इसका मिड क्लेविकुलर लाइन ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है, इसके मिड क्लेविकुलर लाइन पे लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में हमें एपिकल पल्स सुनाई देती है। द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स वेयर द हार्ट साउंड आर हियर्ड लाउडेस्ट। एपेक्स मीन्स हार्ट का एपेक्स पार्ट कहाँ होता है? हार्ट का एपेक्स पार्ट ये, जैसे ये हार्ट है, ऐसे बूट शेप का हार्ट होता है, ऐसे मतलब बूट शेप का क्या मतलब, ऐसे फिस्ट के आकार का ऐसे हार्ट होता है, ठीक है, ऐसे हार्ट होता है। तो इसका ये एपिकल पल्स, ये इसका एपिकल पार्ट, एपेक्स पार्ट, और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी से एपिकल पल्स सुनाई देती है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता से हमें सुनाई देती है इधर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी के पॉइंट्स जो बचे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।